है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। बिना आपका टाइम गवाए मैं क्लास स्टार्ट कर जा रहा हूँ। मेरा नाम है कुमार। ये क्वेश्चन नंबर 201 है भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो ये क्वेश्चन नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या रही हैं। तो बलराम जागड़ जी ये रह चुके हैं। सोमनाथ चटर्जी ये भी लोकसभा के सभापति रह चुके हैं। पीए संगमा ये भी रह चुके हैं। बट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये नहीं रही है, ये प्रेसिडेंट बनती थी। ठीक है। प्रतिभा पाटिल ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 2004 से 2007 के रूप तक पदभार ग्रहण किए। उसके बाद क्या होता है, प्रतिभा पाटिल ने वर्ष 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये इंपॉर्टेंट है जी। अगर मैं बोलूँ कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो आप बोलोगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दूं और ये बोल दूं कि भारत की राज्यों में पहली मुख्यमंत्री कौन बनेगी, तो यूपी की मुख्यमंत्री बनती है वो सुचिता कृपलानी। कौन? सुचिता कृपलानी, वो पहली महिला थी। बलराम जागड़ लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य रहे थे ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 202। 202 क्या बोलता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। गैर जिम्मेदार सरकार जी नहीं। एक तंत्र जी नहीं, संसद में तो आपका एक तंत्र होता ही नहीं है। संकीर्ण प्रतिनिधित्व ये भी नहीं होता। बट ये विधायिका कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य। ठीक है। ये आपकी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 203। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके गुजराल साहब थे। कौन? गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है। देन अब श्री इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 को भारत के 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो मतलब है देखो, 12वें तो कुमार गुजराल हो गए, 14वें मनमोहन सिंह हो गए, 13वें कौन थे ये आप मुझे बताओ। और एक बहुत नामी व्यक्ति थे। ठीक है। आई थिंक उनको भारत रत्न भी मिला है अगर मैं सही हूं तो। बट आप मुझे करेक्ट करके बताओ भाई 13वें कौन थे प्रधानमंत्री। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्हें 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसके बाद आता है पीवी नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहते हैं, जो 91 से 96 तक चलता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर लैंड रिफॉर्म जो आते हैं, भारत के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपका ग्लोबलाइजेशन, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बीच में आता है? ये आता है आपके 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे जी? फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। ये मुझे आप ये बताओगे कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग बताओगे। ठीक है। अब और दूसरी बात, पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 204। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भाई योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष रहेंगे वो देखो, योजना आयोग 2015 तक रहा है आपका। ठीक। उसके बाद नीति आयोग आ गया। ठीक है। यानी कि योजना आयोग जब भी बना तो इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जब पहली बार 1950 में योजना आयोग हमारा बन के रेडी होएगा तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जी? नेहरू जी थे आपके। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। ठीक है। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना होती है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है वो जानने की, वो ये है कि जो योजना आयोग की स्थापना होती है वो किस के सलाह पे होती है। तो कौन से थे वो? केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बैठती है, वो सलाहकार वो सलाह देती है, एक तरीके से रिकमेंडेशन डालती है। मुख्यालय देखो कहाँ रहेगा आपका? नई दिल्ली में ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय था। ठीक है। योजना आयोग एक कार्यकारी निकाय था। ठीक है। जिसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना गठन होती है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अब देखो आपको क्या दे रहा हूँ। सबसे पहले नीति एक पेज उठाओ, पेज पे नीति आयोग लिखो। कब बना नीति आयोग? पहले इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे?
वर्तमान के इसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चन आप खुद कर लो उस चीज पे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 205, वर्ष 1937 में किसी अधिनियम के तहत चुनावों में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया गया। तो 1937 में, तो भाई कौन सा अधिनियम था वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है आपका, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये है इसका सही आंसर, ठीक है। इसके बाद भारत के वर्तमान संविधान का मुख्य प्रमुख स्रोत जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, ठीक है। कौन है? 1935 है। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इस इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ कर दिया, ठीक है। आगे इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में संसदीय न्यायालय की भी स्थापना होती है, सॉरी संसदीय नहीं बोले, संघीय सेशन कोर्ट की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 206, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तर का उल्लेख है? तो भाई 3 स्तर का उल्लेख है। कितने? 3 स्तर। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी जिला पंचायत। कौन से आर्टिकल में आती है? डीपीएसपी के 40वें आर्टिकल के अंदर आती है, ठीक है। भारत में शासन के 3 स्तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, ठीक है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है और स्थानीय सरकार ग्राम नगर स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 207, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो भाई आपके होते हैं 3 प्रकार के मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। किसमें? मंत्री परिषद के अंदर, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं और कौन से आर्टिकल के अंदर होते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाई मंत्री परिषद का गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? तो 74 है। मंत्री परिषद के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे वित्त, गृह, रक्षा, विदेश मामले के आदि प्रमुख होते हैं। इसके बाद आता है राज्य मंत्री, इन्हें इन मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्रियों के संबंध किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है उपमंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 208, राज्यसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा में आपके 250 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और लोकसभा में 550 से ज्यादा नहीं होंगे। कब तक? ये 2026 तक की लिमिट लगी पड़ी है, उसके बाद ये लिमिट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अब कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो वो देता है आपका अनुच्छेद नंबर 74, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। अनुच्छेद नंबर 52 क्या है? भाई ये तो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। 61 क्या है? ये इम्पीचमेंट लगाता है किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर, महाभियोग। अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति का पद का प्रावधान करता है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और वहीं 70 क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 210, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इन दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की जो रहेगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा जी? वो करेंगे आपके लोकसभा के अध्यक्ष, सॉरी लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, ठीक है। स्पीकर का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही पहली बैठक के बाद अतिशीघ्र किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन? गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवीएम, लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष वो थी आपकी मीरा कुमारी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब बहुत बार एसएससी ने पूछा गया है, ठीक है। मीरा कुमारी है। उसके बाद ओम बिरला कौन से है भाई? ये 18वें लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 211, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यवाहन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि GPMLDS 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई। प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय नियंत्रण में की थी। ठीक है, वर्ष 1994 में इस योजना को सांख्यिकी और कार्यवाहन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से किस संसदीय प्रणाली में एक अवगुण माना जाता है? ठीक है, तो वो है आपकी एक अवगुण। सबसे बड़ा अवगुण क्या होता है? देखो, संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ा अवगुण ये होता है कि इसमें अस्थिरता होती है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी सरकार गिर गई तो संसद भंग हो गई, दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा आएंगे सरकार। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक समय पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356, नहीं 356 ही है शायद। ठीक, उसका मतलब क्या है कि सरकार वहाँ सरकार सही तरह से काम नहीं कर पाई, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव हुए, तो एक सबसे अवगुण माना जाता है अस्थिरता सरकार। ठीक है, अब भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74 से 75 का महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की भूमिका को रेखांकित किया गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 75 क्या बोलता है? मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। ठीक है, कौन? अनुच्छेद 75 है। किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो देखो वो वही राज्य है जो पॉपुलेशन के आधार पर भारत में नंबर 1 है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश है। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। ठीक है, जिसमें से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश की 80, कर्नाटक के 28 हैं, आंध्र प्रदेश के 25, महाराष्ट्र के 48 चुने जाते हैं। लोकसभा में लोग अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। लोकसभा के निम्न सदन जनता का सदन का आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि लोकसभा को किस किस नाम से जाना जाता है? पहला, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? लोकसभा को। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 81 के अंदर आता है। कौन? लोक। अब क्वेश्चन नंबर 214 पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द प्रयोग है किसके? हमारे संविधान के अंदर, और ये है आर्टिकल नंबर 112। अनुच्छेद 112 के एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसके वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उसे विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय लेखा जोखा रखता है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव लेटर को दोनों सदनों से बना था? ठीक है, यानी कि ये क्या रहता था? किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ये था आपका GOI एक्ट 1919, जिसे चैमफर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल और मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के रूप में जाना जाता है। इसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 216, एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी होती है? तो किस सदन कितने से बनी होती है भाई? तो देखो किस किस से बनी होती है भाई हमारी संसद? सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अंग होते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे तो हमारा यही है दो, तो राज्यसभा और लोकसभा आएगा इसका आंसर। ठीक है, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक स्थायी समितियां होती हैं, यह स्थायी समितियां या नियमित समिति होती है। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार है। सबसे पहले लोक लेखा समिति, प्रक्कल समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। उसके बाद आती है आपकी अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां या तथर्थ समिति जिसे कहते हैं, प्रयोजन विशेष के लिए एक तथर्थ समिति का निर्माण होता है। जैसे कि जांच समितियां, इसका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जांच करने के लिए किया जाता है। सलाहकारी समितियां, इसका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो वो आता है आपका महासचिव होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों जैसे लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय के प्रमुख क्रमशः कौन होंगे? आपके लोकसभा महासचिव और राज्यसभा के महासचिव होते हैं। वहीं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करेगा। राज्यसभा का सभापति आपके राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करेगा। महासचिव का पद भारत सरकार में कैबिनेट सचिवालय के बराबर माना जाता है। किसके बराबर माना गया है जी? कैबिनेट सचिवालय के बराबर माना गया है। आगे, लोकसभा महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है। वहीं राज्यसभा महासचिव राज्य सभापति के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो बहुमत दल का शासन, जी ये तो है हमारी विशेषता। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये भी हमारी विशेषता है। नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका को उपस्थित, जी ये भी सही है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की पावर है उनके पास। ठीक है, परंतु राज्यसभा का विघटन, ये गलत है, ये हमारी विशेषता नहीं है। ठीक है, ये विशेषता नहीं है, हमारे देश के अंदर राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है भाई, कहीं आप विघटन करके आ जाओ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब संसदीय सरकार की अन्य विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी आपकी लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, केंद्रीय नेतृत्व और बहुमत दल का शासन होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 219, लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। तो वो है आपकी 84 सीटें हैं एससी के लिए। ठीक है, कितनी? 84। अब लोकसभा में जो सदस्य होते हैं 543 होते हैं। 84 सीटें किसके लिए? एससी के लिए है। एसटी के लिए कितनी है? आपकी 47 सीटें हैं। कितनी है जी? 47 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कोरम की आवश्यकता कितनी है? ठीक है, तो वो आपका 10%। कितना है? 10% कोरम। ये है अनुच्छेद 100 सब क्लोज 3 के अंदर सदस्यों की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम सदस्य की कुल संख्या सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होता है। ठीक है, अगर किसी सदन के बैठक के दौरान कोरम पूर्ण नहीं होता तो अध्यक्ष यह वक्ता को सदन स्थगित करने का अधिकार दे देगा। ठीक है, 221, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन 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 सी विशेषता नहीं है भाई हमारी सरकार में? व्यापक प्रतिनिधित्व जी है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य ये भी है, सामूहिक जिम्मेदारी ये भी है, परंतु एकल कार्यकारी ये नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सरकार के 3 भाग है। ठीक है, भारत संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं: बहुमत प्राप्त दल का शासन, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका, केंद्रीय नेतृत्व, द्विसदनीय विधायिका, ये हमारे सबके सब विशेषता है, और गोपनीयता भी है अभी विशेषता। अब है क्वेश्चन नंबर 222, संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है भाई? वो है आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान की सहायता से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वहीं अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया प्रणाली को संदर्भित करता है कि इसके तहत एक मतदान के उपसमूह निर्वाचित निकाय में अनुपातिक रूप से परिलक्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 203, लोकसभा या बात है लोक लेखा समिति में लोकसभा के डैश सदस्य और राज्यसभा के डैश सदस्य होते हैं। तो वो रेशो होता है आपका 15-17, सॉरी 15-7 का होता है। डी 15-7 का रेशो होगा, यानी 15 सदस्य तो आपके लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से आएंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई है? 1921 में हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई है। सभी सदस्य को भारतीय संसद से लिया गया है। ठीक है, 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा यानी जिसे निचले सदन या जिसे जनता का सदन बोलते हैं वहां से चुने जाएंगे, और 7 सदस्य राज्यसभा यानी जिसे उच्च सदन बोलते हैं वहां से चुने जाएंगे। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल रहेगा वो 1 वर्ष होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा की अध्यक्ष और लोकसभा सदस्यों के में से की जाती है। 1967 में एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224,
राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वही उत्तर प्रदेश। रिपीटेड है। लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, 80 सीटें हैं। वैसे ही राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन किया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन सा है इसका आंसर? तो जो लोकसभा के सदस्य दोनों सदनों की जो बैठक होगी किसके परामर्श पे होती है? वो होगी सभापति और अध्यक्ष। ठीक है। यानी सभापति और अध्यक्ष। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सदन के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है। वहीं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 226। भारत की आकस्मिकता निधि डैश द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका जो सही है वो कार्यकृत कार्यपालिका के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया चलाया जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय आकस्मिकता निधि, ठीक है, 1950 के माध्यम से जोड़ा गया। आकस्मिक निधि एक ऐसे कोष को संदर्भित करती है जिसे आपात स्थिति में आर्थिक संकट के लिए अलग रखा जाता है। यह कोष राष्ट्रपति की ओर से वित्तीय सचिव के पास होता है। प्रत्येक राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि की स्थापना करती है और ये अनुच्छेद 267(2) के तहत की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो वो आपका 110 है। मनी बिल 110 के अंदर आता है। वहीं बजट किस में आता है? 112 के अंदर आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। संसद में राजस्व एकत्रित करने के प्रकार अन्य प्रकार से धन संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 228। किस स्थिति में अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हरित किया जा सकता है? ठीक है। निर्हरित का मतलब होता है कि वंचित यानी संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा। पहला, यदि वे भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा है तो भाई उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है। इस वैसे ही अलग बिंदु देखते हैं इसका। यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो वो भी भाई संसद का सदस्य नहीं बनेगा। वह पागल या दिवालिया हो गया हो तब भी नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3। भारत के संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वर्ष 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा का शब्द अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन के रूप में कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 229। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? तो वो कौन है भाई? आपके प्रशासनिक सेवक है। कौन? प्रशासनिक सेवक। ये एक हिस्सा है स्थायी कार्यपालिका के। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने के एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल होता है। ठीक है। वहीं अधिकांश देशों में प्रशासनिक सेवक का चयन एक योग्यता वरिष्ठता प्रणाली के आधार पर किया जाता है जिसमें परीक्षाएं शामिल हो सकती हैं। भारत में इस प्रणाली का अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 230। भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से किसे कौन कौन होता है? तो भाई भारत सरकार का जो प्रमुख होता है वो तो आपका प्रधानमंत्री होता है। मैं बोलूं भारत देश का प्रमुख तो आप राष्ट्रपति बोलोगे। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख वो है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक दल का नेता होता है और संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है। सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है जी। ठीक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसमें से लिए गए फैसलों को बदल सकता है। ये कौन? प्रधानमंत्री बदल सकता है जी। ठीक है।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 230 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 231 क्या बोलता है आपका? प्रश्न नंबर 231 ये बोलता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का नामित करेगा। तो भाई वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल नंबर 331 है। उसके थ्रू कितने लोकसभा के सदस्यों के आ जाते हैं? एंग्लो इंडियन की सीटें आती है। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के सदस्य समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। वर्ष 104वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 में 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 321 से किससे रिलेटेड है भाई? लोक सेवा आयोग के कार्यों और विस्तार शक्ति से है। 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदान सूची में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं होगा या शामिल होने का दावा नहीं करेगा। वर्ष इसके बाद है अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनावों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 संविधान में मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान किसी भी भाग में कौन संशोधित कर सकता है? तो भाई देखो सिंपल बात है, संशोधन ये भी जो भी काम करेगी आपकी संसद करेगी। ठीक है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 368 संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है कि लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है। अब आती है अध्यादेश यानी क्वेश्चन नंबर 233 भारत के संविधान में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है? तो कौन है भाई? वो आपके अध्यादेश कौन देता है? आपका अध्यादेश आपके दो देता है। पहला राष्ट्रपति देगा, दूसरा राज्यपाल देता है। राज्यपाल देगा अनुच्छेद नंबर 213 के थ्रू, राष्ट्रपति देगा आपका अनुच्छेद नंबर 123 के थ्रू। ठीक है। वहीं जब देखो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहा है तो भाई वही तो निकाल पाएगा ना, इसे विड्रॉ भी तो वही करेगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए है। क्या? ए है इसका सही आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। जब राज्य विधानसभा सत्र नहीं होती तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 153 के तहत भारत का एक राज्यपाल होगा। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? वो सरोजिनी नायडू थी। पहली राष्ट्रपति कौन सी थी? तो आप बोलोगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। मैं बोलूं पहली राज्य की सीएम कौन थी पहली महिला? तो आप बोलोगे सुचिता कृपलानी थी। ठीक है। एक व्यक्ति दो या दो आप देखो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 161 में क्या है भाई? क्षमादान कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की कुछ शक्ति हैं। वहीं यही शक्तियां राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल में दी है? आर्टिकल नंबर 72 के अंदर दे रखी है। किसी राज्य का राज्यपाल किसी पदास्पर्श अपना पद धारण करता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा करता है, राष्ट्रपति के पदास्पर्श शक्ति के द्वारा करता है। ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं 156 क्लोज 1 क्या बोलती है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद अपना पद धारण करता है। 56 क्या बोलता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। वहीं प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपने पदाग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में आधारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में इस न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235 किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं होती? तो उसका सही जो आंसर है वो आपका सैन्य शक्तियां नहीं होती। राजनीतिक और सैन्य शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती। ठीक है। भारत में राज्यपाल राज्य स्तर पर विधायी प्रक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान के अनुच्छेद 174 में अनुसार राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र को समन स्थगित करने का अधिकार होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 236 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? तो यह आपका 163 है। ये आपका कौन सा? 163 सी। ठीक है भाई।
अनुच्छेद 161 क्या बोलता है भाई? क्षमा की शक्ति देता है, किसको? राज्यपाल को देता है। क्षमा आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या लघुकरण करने की राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं। 163 क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। 167 क्या बोलता है? राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन है। ठीक है भाई। 237 क्वेश्चन नंबर, भारतीय भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करी है? तो वो आपका अनुच्छेद नंबर 7वां अनुच्छेद 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कब? 1955 में। ठीक है, 7वां, इसका सही आंसर 7वां है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या होता है अभी। 5वां संविधान संशोधन 1955 के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों का गठन एवं सीमाओं या नाम में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव केंद्रीय कानूनों पर राज्य विधानमंडल को अपने विचार देने के लिए सीमा तय कर सकता है। वहीं 8वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? वो होता है 1959 में। इसके द्वारा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, किसमें? 8वें के अंदर। वहीं 10वें में क्या है? 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, किस व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए भाई राज्यपाल के लिए? तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका 35 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष अब आई थिंक नहीं, इसका आंसर 35 ही है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होंगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 239, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो वो आपका कौन बुलाएगा? वो आपका राज्य विधानमंडल में राज्यपाल बुलाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अंदर। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल पुनः नियुक्ति के भी योग्य होता है। नोट, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 240, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 200 है। कौन है जी? अनुच्छेद 200 तो है। अब अनुच्छेद 164 सब क्लोज 1 क्या बोलता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 201 क्या बोलता है? जब किसी विधायक का राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधायक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक सकता है, उसे रोक लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 241, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? देखो भाई, वो है आपका 213। क्या? 213। अनुच्छेद 203 ए। देखो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और अनुच्छेदों कर रखे कि आप सोचो मैंने तो 213 बोल दिया और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भैया 203 लिख रहा है, तो इसका आंसर 213 है। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर रहा है वो 213 के अंदर करता है। अब एक्सप्लेनेशन में जो अन्य आर्टिकल्स है वो एक्सप्लेन किया इसने। 203 सब क्लोज 1 राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित अनुमानों में से अधिकांश विधानसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि विधानमंडल में उन अनुमानों पर चर्चा को रोक नहीं की जाएगी, मतलब रोकेगा। अनुच्छेद 209 क्या बोलेगा भाई आपका? राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्य के संबंध में प्रक्रिया का विधि द्वारा नियमन। क्वेश्चन नंबर 242, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल के पास कानून व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष अधिकार मिले पड़े हैं? तो वो है आपका 371 एच के अनुसार किसको? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग के तहत अनुच्छेद 371 राज्यों के विशेष प्रावधान प्रदान करना। सबसे पहले 371 ए के अंदर भाई नागालैंड को विशेष अधिकार मिलते हैं। 371 बी के अंदर असम को मिलेंगे, सी के अंदर मणिपुर को मिलेंगे, डी के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलेंगे, जी के अंदर मिजोरम को मिलेंगे। ठीक है। एच के अंदर अरुणाचल प्रदेश और आई के अंदर गोवा और जे के अंदर हैदराबाद कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 243, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी सरकार
किसी राज्य सरकार के समस्त कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम से व्यक्त की जाएगी? तो वो आपका राज्य की तभी राज्यपाल के नाम से व्यक्त की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के नाम से। संविधान के भाग 4 के संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका में उल्लेख है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य मुख्यमंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता में शामिल होंगे। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होगी। क्वेश्चन नंबर 244, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का विशेषाधिकार यानी वीटो होता है? तो वो आता है आपका कौन सा होता है जी? पूर्ण विशेषाधिकार होता है। अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधायक को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के विचार के विधायक को आरक्षित करना है। 201 क्या बोलता है? जब कोई विधायक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधायक पर सहमति दे सकता है या फिर उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है। 245 क्या बोलता है? राज्य का राज्यपाल कौन होगा? वह संविधानिक प्रमुख है। कौन है जी? संविधानिक प्रमुख है। राज्य राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। अनुच्छेद 155 में वर्णन है कि राज्यपाल की नियुक्ति मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाएगी। अनुच्छेद 74 क्या बोलता है? निम्नलिखित मंत्रिपरिषद के गठन के लिए विशेष विषय में उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित कार्यों में सलाह देने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 क्या बोलेगा भैया? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्ति को देता है? तो वो 161 देता है। ठीक है। राष्ट्रपति में कौन सा है? राष्ट्रपति में 72 है। अनुच्छेद 150 क्या बोलता है? संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं। 179 राज्यों सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों के कार्य की शक्ति और एवं गणपूर्ति की बात करता है। 247 किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए 2 अहर्ताएं हैं। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई? तो तेलंगाना की विधानसभा की स्थापना कब होती है? तो ये होगी 2014 के अंदर। कब होगी जी? 2014 के अंदर। वर्ष 2014 में आम चुनाव के बाद 119 निर्वाचित सदस्यों के साथ 2 जून 2014 को पहली तेलंगाना विधानसभा का गठन किया जाता है। तेलंगाना विधानसभा द्विसदनीय है। तेलंगाना विधानसभा की पहली बैठक 9 जून 2014 को की गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 249, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो भाई कौन करेगा? वो तो आपका राष्ट्रपति करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में 239 AA सम्मिलित किया गया जिसमें दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को राज्यपाल द्वारा प्रशासित घोषित किया गया, जो निर्वाचित विधानसभा के सहायता और सलाह देने से काम करेगा। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे। तो देखो राज्य कितने ज्यादा नहीं होंगे जी? 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। किसी भी राज्य की विधानसभा में, मैं बोलूँ लोकसभा के अंदर कितने ज्यादा नहीं हो सकते? आप बोलोगे भैया 550 से ज्यादा नहीं हो सकते। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 से 212 के राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लिखित है। सर्वाधिक विधानसभा सीट 403 उत्तर प्रदेश में है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है। नोट, संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम 32, मिजोरम में और गोवा में 40 और विधानसभाएं 60 से कम सदस्य वाली हैं। इसके अतिरिक्त पुडुचेरी और संघ क्षेत्र के विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को खत्म करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं आपको 251 से आगे कराऊंगा। तो होप्स आपको ये क्लास पसंद आई है। आपसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।